हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपने इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले खाता के प्रकार। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस अकाउंट का। अगर अकाउंट आपको अगर बेसिक तरीके से सब कुछ अच्छे से समझना है तो आपको ये चैप्टर परफेक्टली करना पड़ेगा। और इसीलिए इस चैप्टर का जब मैंने स्टार्ट किया था तभी से ये बात मैं आपको बार बार रिपीटेड मोड पे बोलते जा रहा हूँ। तो पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था धंधा की व्यवहार के प्रकार, जिसमें मैंने आइडिया दिया था कि धंधा के व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रोकड़ और उधार व्यवहार कैसे पहचानते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खाता के प्रकार। बेसिकली जो खाता के प्रकार है, ये रोजनामचा लिखने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप खाता के प्रकार नहीं पहचान पा रहे हो तो आप नियम नहीं लगा पाओगे। इसीलिए आपका खाता के प्रकार पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि खाता के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाया है। बस इसी नोट्स को रिवाइज कर लेना, इसी नोट्स को रीड कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैंने लगभग चीजें इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि खाता के प्रकार में क्या होता है। तो खाता के प्रकार बेसिकली जो है वो दो तरह से होते हैं। ध्यान से सुनना। खाता के जो प्रकार होते हैं बेसिकली वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। इसमें जो पहला तरीका होता है वो होता है व्यक्तिगत खाता, और दूसरा तरीका होता है अव्यक्तिगत खाता। ध्यान से सुनना। खाता के कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। और अव्यक्तिगत खाते में आता है बेसिकली दो प्रकार का। एक आता है माल संपत्ति और एक आता है उपज खर्च। इसीलिए कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा माल संपत्ति और तीसरा उपज खर्च। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जैसा दिया है तो वैसा ही एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना। अदरवाइज मे बी पॉसिबल आपका जो टीचर है वो ये कहे कि बच्चों तुम्हारी बुक में ऐसा नहीं लिखा तो तुमने ऐसा क्यों लिखा, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। राइट, तो इसी वजह से ये याद रखना कि खाता के कितने प्रकार हैं। बेसिकली खाता के दो प्रकार है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। और अव्यक्तिगत में दो है, एक है माल संपत्ति और दूसरा है उपज खर्च। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, व्यक्तिगत खाता को समझाने के लिए यहाँ पे उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो व्यक्तिगत खाता में ही होता है। इसी वजह से इसको मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझाया। तो व्यक्तिगत कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे हिसाब से जो व्यक्ति है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति और तीसरा होता है प्रतिनिधित्व वाला व्यक्ति। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति होते हैं तीन प्रकार के। पहला व्यक्ति कौन सा है? पहला है प्राकृतिक व्यक्ति। ध्यान से सुनना। पहला क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति। दूसरा कौन सा है? कृत्रिम व्यक्ति। और तीसरा कौन सा है? प्रतिनिधित्व वाला व्यक्ति। बात करें कि अगर प्राकृतिक व्यक्ति कौन है, तो प्राकृतिक व्यक्ति में सभी जीवंत व्यक्तियों का समावेश होता है। अब पूछोगे सर ये जीवंत व्यक्ति का मतलब? जैसे कि मयूर, पंक्ति, हसन, अमिता, मतलब कि ये वो व्यक्ति हैं जो जीवन वाले हैं, जीते हैं। जैसे मैं हो गया, अमित हो गए, आप हो गए। ठीक है, जैसे मान लो आपका रोहन, सोहन, मोहन नाम है, पंकज नाम है, आप हो गए। आप लोग कोनो जीवंत व्यक्ति हो तो इसमें आपका समावेश है। यानी प्राकृतिक व्यक्तियों में हम इंसानों का समावेश होता है। क्लियर है इतना? तो ये पहला पॉइंट हो गया कि यानी कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी जीवंत व्यक्ति का नाम आता है, तो समझ जाना वो कौन से खाते से जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत खाते से जुड़ा है। उसी तरीके से दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति, जो ये जानना बहुत जरूरी है। कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? तो कृत्रिम व्यक्ति का याद करने का सबसे आसान तरीका है ऐसा व्यक्ति जिसको कानूनी द्वारा यानी कानून द्वारा व्यक्ति का स्थान दिया गया हो। अब सवाल ये होता है सर कानून द्वारा व्यक्ति को स्थान दिया गया मतलब कि इसमें सभी प्रकार के, ध्यान से सुनना, इसमें सभी प्रकार के व्यवसाय, सभी प्रकार की संस्थाएं, सभी प्रकार की कंपनी, सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस और सभी प्रकार के बैंकों का समावेश होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, यानी व्यवसाय का नाम, जैसे फर्नीचर स्टोर मान लो लिखा है सर्वोदय फर्नीचर स्टोर्स। ठीक है, कृष्णा कोचिंग क्लासेस। ठीक है, फिर लिखा है देवकी नंदन स्कूल, जैसे यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा हुआ है कुछ का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा खाता, हर्ष मेडिकल खाता, देवकी नंदन विद्यालय। ठीक है, LIC कंपनी। इस तरह से जितने भी इस तरह के नाम आएंगे वो सभी नाम कौन से हैं? कानून द्वारा दिया गया व्यक्ति का नाम है। इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम व्यक्ति कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? कृत्रिम व्यक्ति। क्लियर हुआ इतना? याद रखना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, कोई भी व्यवसाय का नाम आएगा, कोई भी संस्था का नाम आएगा, तो वो कौन से कैटेगरी के बनेंगे? वो बनेंगे हमारे व्यक्तिगत ही कैटेगरी के। लेकिन वो कौन से व्यक्ति हैं? कृत्रिम व्यक्ति। आपको कहीं ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कृत्रिम व्यक्ति है, ना कहीं लिखने की जरूरत है कि वो प्राकृतिक व्यक्ति है। बस आपको इतना याद रखना है कि व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं। ये सभी कैटेगरी वाले जाएंगे कहाँ? व्यक्तिगत खाते में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? व्यक्तिगत खाते में। मेन आपको
समझाने का मकसद ये है कि व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं, इसलिए अगर इनमें से कुछ भी आता है तो उसको कौन सी कैटेगरी में ऐड कर देना है, व्यक्तिगत कैटेगरी में। क्लियर है इतना? अब चलो तीसरा पॉइंट आता है प्रतिनिधित्व खाता। प्रतिनिधित्व का जो खाता होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व खाते का मतलब होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं। ध्यान से सुनना, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं। सवाल ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति को दर्शाते का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने लिखा है पूंजी, मैंने लिखा है आहरण, मैंने लिखा है देनदार, लेनदार। तुम्हें याद होगा जब मैं हम पढ़ा रहा था पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर में जब मैंने पूंजी आहरण ये सारे वर्ड्स बताए थे तो मैंने कहा था पूंजी किसके लिए वर्ड यूज होता है? मालिक के लिए, जब मालिक व्यवसाय में पैसा लाता है। आहरण किसके लिए वर्ड यूज होता है? मालिक के लिए, जब मालिक व्यवसाय से पैसा लेके जाता है। हम मालिक नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? आहरण। उसी तरीके से देनदार और लेनदार, देनदार जो होता है वो हमारा ग्राहक होता है और लेनदार हमारा कौन होता है? व्यापारी होता है। यानी ये चार जो वर्ड है ये बेसिकली किसी और व्यक्ति के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके के यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये फिलहाल डायरेक्ट ही इसलिए इसको प्रत्यक्ष नाम दिया है मैंने। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे अग्रिम चुकाया, चुकाना बाकी, इस तरह का नाम अगर कहीं आता है तो वो कौन सा खाता होगा? अप्रत्यक्ष खाता होगा। कौन सा खाता होगा? अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत खाता। क्लियर है इतना? पर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष है, बस इतना याद रखना, ये दो नाम याद रखने हैं कि अगर अग्रिम चुकाया आया या चुकाना बाकी आया, पूंजी आया, आहरण आया, देनदार आया या लेनदार आया, ये सभी के सभी जो है ये कहाँ जाएंगे? ये सभी के सभी जाएंगे आपके व्यक्तिगत खाते में। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? बस यही दिमाग में रखना, बाकी एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो व्यक्तिगत में क्या आ जाएगा? तो व्यक्तिगत में बेसिकली हमारे कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? तीन प्रकार के, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व। क्लियर हुआ? कौन कौन से थे? प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व। यानी ये एग्जांपल्स जो मैंने लिखे यही याद रखना है। और ये सारे कौन सी कैटेगरी के हैं? ये सारे के सारे हैं हमारे व्यक्तिगत कैटेगरी के। क्लियर है इतना? अब चलते हैं हमारा अव्यक्तिगत खाते पे और अव्यक्तिगत खाते को समझते हैं। तो मैंने कहा अव्यक्तिगत में दो प्रकार के खाते होंगे, एक माल संपत्ति होगा और एक उपज खर्च होगा। अब ये माल संपत्ति और उपज खर्च क्या होता है? तो माल संपत्ति को मैंने दो भागों में बांटा है, एक बांटा है माल और दूसरा बांटा है मैंने संपत्ति। ध्यान से सुनना, एक है माल और दूसरा क्या है? संपत्ति। अब सवाल है माल का मतलब क्या होता है? तो माल का मतलब होता है जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? माल कहा जाता है। ये बात हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? माल कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है उसे माल कहा जाता है। क्लियर है? अब इसमें कौन से खाते आएंगे? जैसे खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता, बिक्री माल वापसी खाता, आहरण से गया माल, आग से नष्ट हुआ माल, विज्ञापन में दिया माल, धर्मादा में दिया माल। अगर ध्यान से देखोगे तो लगभग हर वर्ड में माल आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, खरीद माल वापसी, बिक्री माल वापसी, आग से गया माल, फिर यहाँ पे आग से नष्ट हुआ माल, विज्ञापन में दिया माल, धर्मादा में दिया माल, और खरीद बिक्री में तो माल आता ही है। क्लियर है इतना? तो ये सारी कौन सी कैटेगरी हो जाएंगे? हमारे माल संपत्ति। देखो मैंने माल वर्ड भले लिखा है बट आपको याद रखना ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए आपके माल संपत्ति से। आपको अलग अलग करके नहीं बताना है कि ये माल संपत्ति का है, सॉरी, आपको अलग अलग नहीं बताना कि ये माल का है या संपत्ति का है। आपको इसलिए मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि माल अलग होता है, संपत्ति अलग होता है। तो दोनों कौन सी कैटेगरी के होते हैं? दोनों के दोनों होते हैं आपके माल संपत्ति कैटेगरी के। ठीक है, अब संपत्ति का मतलब क्या होता है? तो संपत्ति का मतलब ये होता है कि जिस पर व्यवसाय का मालिकी अधिकार हो, जो व्यवसाय का हो या व्यवसाय का मिलना हो। ध्यान से सुना, ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कि जिस पर व्यवसाय का अधिकार हो। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो व्यवसाय का हो, व्यवसाय का हो मतलब अधिकार है उसका, या व्यवसाय को मिलना यानी व्यवसाय को मिलने वाला हो। ठीक है, इसमें क्या आता है? तो इसमें दृश्य, अदृश्य, चालू संपत्तियों का समावेश होता है, या और किसी भी कंपनी में किया गया विनियोग। देखो इसमें किन किन चीजों का समावेश होता है? दृश्य संपत्तियों का, अदृश्य संपत्तियों का और चालू संपत्तियों का। अब सवाल ये दृश्य, अदृश्य और चालू संपत्तियां क्या होती है? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और वहां पे मैंने क्लियरली समझाया था कि दृश्य संपत्ति क्या होती है, अदृश्य संपत्ति क्या होती है। ये इसके बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया था। इसलिए मैंने कहा था कि जितनी भी क्लासेस मैं लूंगा सारी क्लासेस को ध्यान से देखते जाना, हर क्लास अपने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो वहां पे हमने पढ़ लिया था कि दृश्य अदृश्य क्या होता है, उसमें कवर हो जाता है। फिर एक एक्स्ट्रा याद रखना है कि किसी भी कंपनी में अगर किया गया विनियोग है, जैसे कई बार सवाल में लिखा रहता है कि एक्स लिमिटेड की कंपनी के शेयर, कंपनी के शेयर, याद रखना जब ये शेयर वर्ड लिखा रहेगा ना
शेयर का मतलब होता है तुमने उस कंपनी में पैसे लगाए हैं। ध्यान से सुनना, अगर शेयर वर्ड लिखा है तो समझ लेना उस कंपनी में तुमने पैसे लगाए हैं, और पैसे लगाने का मतलब होता है विनियोग करना। और जब विनियोग किया है तो वो तुम्हारी संपत्ति है, यानी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, माल संपत्ति कैटेगरी में जाएगा। क्लियर इतना? ये क्लास मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे आपको जब हम रोजरामचा पढ़ेंगे तो सवालों में जो दोहरी असर होती है उनको कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, और फिर समझना होता है कि कौन सा इसमें नियम लगेगा। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत से जुड़ा है, माल संपत्ति से जुड़ा है, या उपज खर्च से जुड़ा है। ठीक है, ये बात वहां पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस क्लास को अच्छे से एक नहीं 2 बार देख लेना। ठीक है, चलो अभी थर्ड पॉइंट करते हैं, उपज खर्च खाता। उपज खर्च खाता बहुत आसान है। उपज में खर्च में 2 बातें आएंगी, एक में आएगा उपज और एक में आएगा खर्च। ध्यान से सुना, एक में आएगा उपज। उपज का मतलब किसी भी प्रकार की आय, लाभ, आवक, उपज इत्यादि का समावेश होता है। मतलब कि जैसे सवाल में लिखा रहेगा प्राप्त ब्याज, प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त दलाली, ये सब क्या है, ये सब है आपका उपज। क्लियर है? और उसी के अलावा हम बात करते हैं खर्च का। तो खर्च का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का खर्च, हानि, नुकसान या जावक का। ठीक है, क्या क्या, किसी भी प्रकार का खर्च, हानि, नुकसान या जावक, इनका समावेश होता है आपका खर्च में। एग्जाम्पल के तौर पे मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, वेतन, घिसाई, बट्टा, बीमा, विज्ञापन खर्च इत्यादि, यानी इन चीजों का समावेश होता है आपका खर्च में। क्लियर है? ये नाम से ही देखो पता चल जा रहा है खर्च है, और ये नाम से ही पता चल जा रहा है ये आय है। अगर खर्च और आय लिखा रहेगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा उपज खर्च कैटेगरी में। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? तो ये हमारे 3 प्रकार के खाता होते हैं, व्यक्तिगत, माल संपत्ति और उपज खर्च। जब भी हम नियम पढ़ेंगे तो व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता ना बोल के हम क्या बोलेंगे, 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, माल संपत्ति और उपज खर्च। व्यक्तिगत में 3 कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व। ठीक है, माल संपत्ति में माल और संपत्ति होगा, और उपज खर्च में एक उपज होगा और एक खर्च होगा। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 4। याद रखना, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, एक है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 और एक एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये दोनों सवाल को जरूर सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद मुझे बताना कि कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। यानी जो तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से होगा, तो आने वाले समय में मजा आएगा पढ़ने में, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि ये जर्नी काफी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि आज के लिए है, ये 11वीं है, 12वीं है, हो सकता है मैं कॉलेज का वीडियोस भी बनाऊं, तब भी वहां पे तुम्हें काम आएगा। प्रॉपर तरीका रिस्पॉन्स बनाए रखना तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि कौन सा खाता होगा। सबसे पहले लिखा है नवजीवन कॉमर्स। तो नवजीवन कॉमर्स कॉलेज है ना, कॉलेज मतलब मैंने बताया कृत्रिम वाला, यानी ये कौन सा खाता बनेगा, ये बनेगा व्यक्तिगत। अब इसमें देखो एक बात लिखा रहता है कि हमें स्पष्टीकरण देना है। स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि हमें बताना है कि ये व्यक्ति क्यों है। तो मैंने क्या बताया था, ये कानूनी तौर से इसको स्थान प्राप्त हुआ है ना, तो ये कानूनी तौर से कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा नाम है आहरण। आहरण भी कौन सा, व्यक्तिगत खाता है। मैंने बताया था कौन सा वाला खाता है ये मालिक के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मालिक के लिए ये वर्ड यूज होता है आहरण। यानी ये कौन सी कैटेगरी का है, प्रतिनिधि वाला, राइट, प्रतिनिधि वाला। लेकिन हम इसको फाइनल जो नाम होगा, इसका नाम क्या होगा कि ये भी व्यक्तिगत खाता है। ये कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, उसके बाद अगला नाम क्या है, रोकड़। रोकड़ का मतलब होता है पैसा, पैसा मतलब संपत्ति, और संपत्ति मतलब कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये माल संपत्ति में जाएगा। ठीक है, उसके बाद धर्मादा। धर्मादा का मतलब होता है दान करना, और दान करना जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, खर्च है, और जब खर्च है तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उपज खर्च में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यंत्र। यंत्र तुम्हारे लिए क्या है, संपत्ति, और संपत्ति का मतलब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, माल संपत्ति में जाएगा, यानी सेकंड में। उसके बाद है जमीन। जमीन भी हमारे लिए क्या है, संपत्ति, वो भी कौन सी में जाएगा, माल संपत्ति। फिर यहाँ पे लिखा राज मेडिकल स्टोर्स, फिर से दुकान का नाम आया, सेम पहले वाले रीजन की तरह, यह कृत्रिम व्यक्ति इसलिए व्यक्तिगत खाता बनेगा। उसके बाद लिखा है 8वां वेतन। वेतन का मतलब ये वेतन हमारा खर्च है, और खर्च का मतलब ये हो जाएगा उपज खर्च खाते का। फिर आवक माल गाड़ी भाड़ा। आवक माल गाड़ी भाड़ा मतलब माल आया होगा, उसके बदले में तुमने भाड़ा दिया। अब भाड़ा तुम्हारे लिए क्या है, भाड़ा तुम्हारे लिए क्या है, खर्च है, और खर्च का मतलब कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उपज खर्च में। फिर से आया फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, संपत्ति, तो ये कहाँ चला जाएगा, संपत्ति में। संपत्ति मतलब माल संपत्ति में। क्लियर है इतना? तो इस तरह से तुम्हें पूरा सवाल करना है। इसमें 40 है, और क्वेश्चन नंबर 5 यानी एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें कितने पॉइंट है,
उसमें लगभग 50 पॉइंट है, यानी टोटल 90 पॉइंट है। तो ये 90 पॉइंट्स कम से कम 2 बार रीड करना, ताकि इसका पूरा 100% तुम्हें समझ में आ जाए, याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अच्छा, जो मैं रिलायंस शेयर वाला बता रहा था ना, ये देखो, रिलायंस कंपनी के शेयर, अगर रिलायंस कंपनी के शेयर लिखा है तो याद रखना ये विनियोग है, तो ये कौन सा बनेगा, ये माल संपत्ति खाता बनेगा। और यहाँ पे अगर लिखा होता सिर्फ रिलायंस कंपनी, तो याद रखना वो व्यक्तिगत होगा। ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो व्यक्तिगत है, पूरा लिखा है तो माल संपत्ति है। रिलायंस कंपनी का मतलब मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, लेकिन रिलायंस कंपनी के शेयर का मतलब मैं विनियोग की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा हो जाएगा माल संपत्ति खाता। ठीक है, तो ये एक डाउट होगा, वो मुझे पता है लगभग, इसलिए मैंने समझा दिया। फिर भी कोई डाउट रहता तो तुम मुझे सिर्फ नंबर लिख देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां 9वां 5वां 10वां, ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 का 15 10 जो भी हैगा, ये ऐसा नंबर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट क्लास में उन्हीं पॉइंट को स्पेशली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इस चैप्टर में तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अब धीरे धीरे ना इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे व्यवहार की दोहरी असर और नियम कानून के अनुसार। ठीक है, पूरा नियम कानून के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।